गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, मैं एक लंबे समय के बाद आपसे मिल रहा हूँ और मैंने आपको राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ परिवर्तन बताई थी कि किस तरह कि राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की हम शुरुआत जो मानते हैं एक मोटे मोटे तरीके से 1885 से मानते हैं, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब से हम राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के बाद अब हमारा जो इतिहास पढ़ने का अप्रोच होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। आपको मैं आज इस ब्लॉग के माध्यम से, जो मैंने ब्लॉग बोर्ड पे बनाया है, इस ब्लॉग के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारा आगे का पढ़ने का क्या अप्रोच होगा। ये ब्लॉग एक आपको कुछ प्री के जो क्वेश्चन होंगे, प्री के जो पेपर होता है उसके जो क्वेश्चन होंगे उसे हैंडल करने की कोशिश करेगा, है ना। इसके अंदर बहुत क्वेश्चन छिपे हुए हैं। उसके बाद ये आपको ये बताएगा कि हमें इसके बाद पढ़ने का क्रम क्या होगा। ये ब्लॉग आपको ये बताएगा पढ़ने का क्रम क्या होगा। कुछ पीटी के भी क्वेश्चन, है ना, पीटी के जो क्वेश्चन होंगे वे भी इसके अंदर छिपे हुए होंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हम इसके अंदर पीटी के क्वेश्चन कहाँ छिपे हुए हैं और आपको किस तरह ये ब्लॉग जो आप ब्लॉग देख रहे हैं ना, ये ब्लॉग आपको किस तरह बनाना है इसे जानने की कोशिश करेंगे आप मेरे संग। चलिए आइए जानते हैं। सबसे ऊपर आप हेडिंग बनाइए नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट मतलब राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत नहीं हो रही, राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने का तरीका क्या होगा अब आप जानेंगे कि किस तरह अब हम 1885 के बाद और धीरे धीरे अब आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते 1885 के बाद धीरे धीरे कैसे स्वतंत्रता के चरण तक पहुँचेंगे। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और वो भी बहुत डेप्थ तरीके से, समझे। आइए तो आप ये ब्लॉग बनाइए। ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको एक एक अक्षर बोलकर बताऊंगा और आप लिखते जाएंगे, कॉपी में नोट करते जाएंगे। पहले ब्लॉक में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है और कौन से ब्लॉक को क्या कहते हैं। हमारा पढ़ने का आगे का अप्रोच क्या होगा आप इस ब्लॉक को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझे। आइए आप मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री पर मेरा लगभग 13/14 वीडियो होगा, है ना। अगर आपने मेरी वीडियो लगभग सभी के सभी वीडियो बारी बारी से देखे हैं तो मेरा यकीन मानिए जब आप स्वतंत्रता के प्रथम चरण तक, यानी आप ऐसे कह सकते हैं स्वतंत्रता के चरण तक यानी 1947 तक का इतिहास पढ़ चुके होंगे तो यकीन मानिए आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला। और हाँ, मैं आपको इसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री के साथ पूरी जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो दूसरी बुक होगी, दूसरी बुक मतलब विश्व इतिहास होगा, मैं उसके साथ इसे भी कवर करने की कोशिश करूँगा। और मैंने आपको बताया था मैं धीरे धीरे आपकी जो लिखने की स्किल है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ और आप भी अपनी लिखने की स्किल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे मेरे साथ। तो बच्चों बात कर रहे थे किसकी, बात कर रहे थे आप मेरे साथ नेशनल मूवमेंट की। नेशनल मूवमेंट मतलब दैट मीन्स राष्ट्रीय आंदोलन। व्हाट इज नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि किस तरह ऐसे कितने कारक थे या कौन से प्रेरक तत्व थे जिनकी वजह से, अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जाइए पिछले वीडियो देखिए, तभी ये समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। आप यहाँ से आज एक नए इतिहास की शुरुआत भी कर सकते हैं। यहाँ ये राष्ट्रीय आंदोलन इससे पीडी में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछाते हैं। जो पीडी का पेपर होगा किसी भी स्टेट बीसीएस का या फिर यूपीएस से 10 से 12 क्वेश्चन सीधे हूबहू राष्ट्रीय आंदोलन चाहते हैं। बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। मैं बहुत ही आसान वे में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इस टॉपिक को बहुत ही आसान वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, इस टॉपिक को लेकर कितना इंप्रूव हो पाते हैं। आइए जानते हैं नेशनल मूवमेंट मतलब राष्ट्रीय आंदोलन। आप इधर लिखिए, इधर बॉक्स बनाइए, एक इस बॉक्स पर लिखिए प्रमुख आंदोलन एवं लक्ष्य। इस बॉक्स पर लिखिए प्रमुख आंदोलन एवं लक्ष्य। कौन से आंदोलन हुए, उनके लक्ष्य कहाँ थे। आप देखिए पहला ब्लॉक छोटा दिखाई देगा, यानी जो पहला लक्ष्य था जो भी आंदोलन हुआ उसका पहला लक्ष्य था वो छोटा लक्ष्य था। धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन 1947 के बाद पहुंचेगा तो ये ब्लॉक आपको बड़े होते दिखाई देंगे। अब तक आपने ये कॉपी में नोट किया होगा। नोट करने के पश्चात आप देख रहे होंगे हर चीज़ का एक महत्व होगा। ये ब्लॉक आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, मेरा यकीन मानिए। आप पूरी बुक पढ़ने के पश्चात तब भी इस ब्लॉक को नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये ब्लॉक बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, है ना। काफ़ी समय से मेरे पास समय नहीं था, मैं इस क्लास को लेने में असमर्थ था, मैं इस क्लास को लेने में असमर्थ था। लगभग मैं जितना मुझे समय मिलता है मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास जारी रहे। इस बार मैं कोशिश करूँगा आपकी सभी क्लासें जारी रखने की कोशिश करूँगा। बीच में आए गैप के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आइए जानते हैं। तो इधर देखिए प्रमुख आंदोलन एवं लक्ष्य। पहला जो ब्लॉक होगा, पहला ब्लॉक आप मेरे साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं वो नेशनल मूवमेंट कौन से सन से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होगा। खत्म 1947 पर होगा। आज 1947 से लेकर कांग्रेस की स्थापना
1885 से लेकर 1947 का पढ़ने का हमारा क्या अप्रोच होगा, उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाना चाह रहे हैं आपके साथ, आपके संग। आइए जानते हैं। तो बच्चों पहला जो ब्लॉक बनाओगे ना, पहला ब्लॉक, उसमें सबसे पहले लिखिएगा 1885। पहला जो स्वतंत्रता का चरण दिखाई देगा आपको, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहला जो स्वतंत्रता का चरण होगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें पहले जो पहला चरण होगा उसमें 1885 से लेकर 1905 तक जो व्यक्ति जब कांग्रेस की स्थापना होगी, तो कांग्रेस की स्थापना जो कांग्रेस की स्थापना होगी, उस कांग्रेस की स्थापना में जो लोग होंगे वे बहुत ही पढ़े लिखे लोग होंगे। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे अपनी बात संवैधानिक तरीके से मंगवाते हैं, तो इसे कहते हैं उदारवादी चरण। उदारवादी चरण इसे तो 1885 से लेकर 1905 तक, 1885 से लेकर 1905 तक जो चरण दिखाई देगा आपको पहले ब्लॉक में लिखिएगा उदारवादी चरण। मैं आपको जब 1805 से लेकर 1905 तक पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कहीं भी यहाँ कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। आपको जो चरण दिखाई देगा उदारवादी चरण दिखाई देगा। मोडलिटी बोलते हैं, मोडलिटी, लिबरेटी नहीं बोलते, लिबरेटी पॉलिटिकल का शब्द होगा, इसे बोलते हैं मोडलिटी, मतलब उदारवादिता बोलते हैं। उदारवादिता, उदारवादिता का ये मतलब होता कि अपने जो इस समय जो लोग हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर, जो लोग हुआ करते थे वे अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक संवैधानिक दस्तावेज का यूज़ किया करते थे, यानी संवैधानिक तरीके से अपनी बात मनवाया करते थे, उन्हें बोलते थे उदारवादी लोग। तो ये चरण दिखाई देगा आपको 1885 से लेकर 1905 तक का ये चरण, पूरा का पूरा जो चरण दिखाई देगा आपको। यहाँ कहीं भी कोई भी क्रांति नहीं होने वाली। जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन होगा, जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन होगा, तो धीरे धीरे जो आंदोलन होगा ना, इसमें जो लोग दिखाई देंगे उनका एक ही मकसद था, क्या, अपनी बातों को धीरे धीरे एक उनके पास, अब तो एक संस्था थी उनके पास, सुनते जाओ पहले मुझे, उनके पास अब तो एक संस्था थी। 1885 में कांग्रेस बनी थी, है ना, कांग्रेस संस्था थी। तो जो आसपास जन लोग हुआ करते थे वे अपनी बात कांग्रेस से तक पहुंचाया करते थे, और कांग्रेसियों का काम था कि उन बातों को ना ट्रांसफ़र करना, अंग्रेजों के यहाँ तक ट्रांसफ़र करना, उनका ये काम था। किसका, बीच में आप इसे बोलते हैं, जो 1885 से लेकर 1905 तक का जो चरण था उसे बोलते थे उदारवादी चरण। अच्छा, इसमें क्या होगा सर, आइए जानते हैं इसमें होगा क्या। इसमें ये होगा कि जो हमारा जो पहला ब्लॉक होगा ना, पहले ब्लॉक के ऊपर आप क्या लिखने वाले, औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। जी हाँ, पहले ब्लॉक के आप ऊपर लिखिए औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। ऐसा क्यों, इसका मतलब समझिए, लिखने का अर्थ समझिए, लिखने में ध्यान मत दीजिए, पहले अर्थ समझिए। अर्थ क्यों, आइए समझ जानते हैं मेरे साथ आप। औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी, कि औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी किस तरह, जब देखो जब चुनाव हुआ करते थे तो चुनाव होने के तहत क्या हुआ करता था, जब अब यहाँ एक नया संगठन बन गया था, उसका नाम था कांग्रेस। जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना के पश्चात जो औपनिवेशिक सत्ता थी, औपनिवेशिक सत्ता मतलब ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, तो जो अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों का काम था कि यहाँ चुनाव लड़ना सत्ता, अब क्योंकि यहाँ औपनिवेशिक सत्ता थी, ब्रिटिश सत्ता थी, अंग्रेज थे यहाँ से, जब अंग्रेज थे तो यहाँ कांग्रेस का एक ही काम था, उदारवादियों का एक ही काम था, क्या, कि जो सत्ता थी ना, सत्ता, औपनिवेशिक सत्ता के अंदर पार्टिसिपेट करना। और पहले यहाँ जो राज करते थे ना, सिर्फ अंग्रेजों की चलती थी, पहले यहाँ राज करते थे तो अंग्रेजों की चलती थी, ब्रिटिशों की चलती थी, औपनिवेशिक सत्ता चलती थी। अगर उनमें एक भी भारतीय नहीं था, तो जो 1885 से लेकर आपको 1905 तक का समय दिखाई देगा, उस समय को हम उदारवादी चरण बोलते हैं। उदारवादी चरण, उदारवादी जो लोग थे इनका एक ही काम था, औपनिवेशिक सत्ता के अंदर पार्टिसिपेट होना, भागीदारी लाना, अपने आप को बढ़ावा देना, ये काम रहा अब तक। जब आप मेरे साथ धीरे धीरे इतिहास कंगाल डाल लोगे तो आप दिखाई देगा 1885 से लेकर 1905 तक का समय इस तरह का समय दिखाई देगा। इसलिए हम इस चरण को ना मितवादी चरण भी बोलते हैं। मितवादी चरण क्या बोलते हैं, मितवादी चरण। आप लिख सकते हैं जो 1885 से लेकर 1905 तक का समय ना, इस चरण को आप क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मितवादी चरण, या आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण भी कहते हैं सर, इसे बोलते हैं मित्रवादी चरण। मित्रवादी चरण क्या बोलते हैं दोस्त, मित्रवादी चरण। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो 1885 से लेकर 1905 तक का समय दिखाई देगा। मैंने कहा मैं इतनी चर्चाएं करूंगा, इस ब्लॉक पे इतनी चर्चाएं करूंगा, ये आपके लगभग पूरा याद हो जाएगा। जैसे आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे तो मैं इतनी चर्चाएं करूंगा इस पर कि आपके धीरे धीरे आप देखेंगे आपके ये ब्लॉक पूरी तरह कठिन हो जाएगा। आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय होगा, 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय होगा, उदारवादियों का होगा। उदारवादी चरण कहते हैं इस चरण को, इस फेज को जिस नाम से जानते हैं उसे उदारवादी चरण कहते हैं। इस चरण में औपनिवेशिक जो जनता होगी, भारतीय जनता होगी, उसका एक ही काम होगा कि औपनिवेशिक सत्ता के अंदर भागीदारी अपनाना। जब जनता औपनिवेशिक सत्ता के अंदर भागीदारी अपनाएगी तो याद रखिएगा, तो उसका एक ही मतलब होगा कि जो जनता होगी उसका एक ही मतलब होगा, जनता का एक ही मतलब होगा कि किसी तरह पार्टिसिपेट किया जाए औपनिवेशिक सत्ता के अंदर, यानी ब्रिटिश सत्ता के अंदर पार्टिसिपेट किया जाए, उसका एक ही अल्टीमेट गोल होगा। इसलिए इस चरण को आप मित्रवादी चरण भी कह सकते हैं, और आप इसे ना यूँ भी कह सकते हैं
संवैधानिक राजनीति का चरण, संवैधानिक राजनीति का चरण। क्यों? क्योंकि यहाँ राजनीति स्टार्ट हो जाएगी, संवैधानिक राजनीति स्टार्ट हो जाएगी, संवैधानिक तरीके से अपनी बात मनवाना, इसे बोलते हैं संवैधानिक राजनीति का चरण। आप लिख सकते हैं 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय होगा वो संवैधानिक राजनीति का चरण था, संवैधानिक राजनीति का चरण था। और आप ना एक बात बताओ, यहाँ ना सभी लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए थे, सभी लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए थे 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय था उसमें सभी लोग इकट्ठे दिखाई देंगे आपको। आप ऐसे कह सकते हैं एक बड़े लेवल पर, एक बड़ी संस्था के द्वारा जन सहभागिता अधिक मात्रा में दिखाई देगी। जैसे ही जन सहभागिता किसी भी आंदोलन के अंदर अधिक मात्रा में दिखाई देगी तो आप ऐसे कह सकते हैं देश के अलग अलग कोने से, देश के अलग अलग कोने से जब 28 दिसंबर 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में अधिवेशन हुआ करते थे, कांग्रेस की बैठक हुआ करती थी, तो दूर दराज के लोगों से यानी भारत के प्रत्येक कोने से उसके अंदर लोग प्रतिनिधित्व आया करते थे, प्रतिनिधित्व कह सकते हैं या लोग या सदस्य कह सकते हैं, या लोग कह सकते हैं जो आया करते थे। इससे ही पता चलता कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित थी। तो इसलिए आप इस ब्लॉक को 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय था इसे आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण भी कह सकते हैं। जितने मैंने नाम बताए, मित्रवादी चरण, संवैधानिक राजनीति का चरण, आपके जो दिमागों में नाम जनरेट होगा आप भी बता सकते हो, है ना। संवैधानिक राजनीति का चरण या औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी ऐसे कह सकते हैं, है ना। मित्रवादी चरण भी इसे बोलते हैं, संवैधानिक राजनीति का चरण भी सही कहते हैं, आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण भी सही कहते हैं। चलिए, काम क्या था 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय था, उदारवादियों का काम था कि किसी तरह बस एक काम हो जाए। वो कौन सा काम था? एक काम हो जाए, वो कौन सा था? वो था कि औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी हो जाए, है ना। औपनिवेशिक जो सत्ता होती थी कि जो ब्रिटिश होती थी ना, ब्रिटिश उनकी जो संसद हुआ करती थी भारत के अंदर, कलकत्ता के अंदर और बॉम्बे के अंदर, कि इसके अंदर जाना और जाकर पार्टिसिपेट करना और इसके अंदर बैठना और भारतीय लोगों की भागीदारिता बढ़ाना धीरे धीरे। अब देखो धीरे धीरे कहानी कहाँ तक पहुँचती है। ये छोटा सा काम था, इसलिए हमने इसका जो ब्लॉक भी ना बहुत छोटा बनाया हुआ, हमने जो इसका ब्लॉक भी था वो बहुत छोटा बनाया। उसके बाद 1905 जैसे बंगाल का विभाजन दिखाई देगा, है ना। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, जैसे हम आपको पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे वरान में बिल्कुल भी। अभी ये बता रहे पढ़ने का अप्रोच किस तरह होगा, है ना। 1905 से लेकर जो 1907 का समय होगा, मोटे मोटे तरीके से, ये मेरे तरीके से, ये किसी बुक का मेथड नहीं है, ये मेरे तरीके से और ये बिल्कुल सही है। 1905 से लेकर 1907 तक यानी लगभग 2 साल एक आंदोलन चलने वाला। अंग्रेजों का इतना बहिष्कार होगा कि लोगों ने नारे देने स्टार्ट कर दिए, स्वदेशी अपनाओ अंग्रेजों को भगाओ, स्वदेशी अपनाओ अंग्रेजों को भगाओ, स्वदेशी अपनाओ, है ना। आपको मैं बताऊंगा एक अजीब घटनाएं मिलती है। कहा तो इस तरह जाता है कि इतिहास में ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पोती हुआ करती थी, उसने क्या किया था, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जूता था ना, उस जूते को लेने से मना कर दिया है। कहना नहीं चप्पल पहनेंगे लेकिन अंग्रेजों को बनाएंगे, कोई चीज़ नहीं रखने वाले। बताओ एक बच्ची के अंदर इतनी समझ आई थी, एक ऐसे आंदोलन स्वदेशी आंदोलन तो प्रेरणा लेकर, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे आपके साथ, घबराना मत बिल्कुल भी। सभी जितने ब्लॉक एक ब्लॉक उठाएंगे, स्टडी करेंगे और कैसे 1947 तक पहुँचेंगे ये आप मेरे साथ जानने वाले, समझे। तो आप सब इसका एक ही लक्ष्य होगा, स्वराज, इसका एक ही लक्ष्य होगा 1905 से लेकर 1907 का समय, स्वराज मतलब ये अपना खुद का शासन हो, है ना, अपना राज हो, है ना, किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो, स्वराज, स्वयं का राज स्वराज कहलाता है ना। तो ये पता होना चाहिए। 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय था उसका एक ही मकसद था उदारवादियों का। उस चरण को उदारवादियों के चरण के नाम से जानते हैं। लेकिन 1905 से लेकर 1907 तक जो चरण दिखाई देगा आपको पूरी तरह, उसे उग्रवादी चरण बोलते हैं। यहाँ जो आपको पर्सनैलिटी दिखाई देगा ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उग्रवादी चरण होंगे, उग्रवादी चरण बोलते हैं। उग्रवादी यहाँ उग्र हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। जो उग्रवादी नहीं बोलते हैं, इसे उग्रवादी चरण बोलते हैं। उग्रवादी नहीं, इन उग्रवादी उसे कहते हैं जो देश के हित में काम ना करता हो। ये उग्रवादी नाम रखा ना, ये जो जो साम्राज्यवादी इतिहासकार उसने रखा है उग्रवादी नाम उनके लिए जो देश के हित में नहीं होंगे। लेकिन आपको बताऊंगा, जब पूरी तरह पढ़ाऊंगा कि उन्हें उग्रवादी चरण क्यों कहते हैं, क्या कहते थे। इनका एक ही काम था, जो है इसमें पर्सनैलिटी दिखाई देंगी ना आपको, उनका एक ही काम था क्या, कि जो भारतीय लोग थे ना, भारतीय लोगों के हित में काम कर रहे थे। तो आप जो भारतीय लोगों के हित में काम कर रहा हूँ ना, आप तो उग्रवादी नाम नहीं दे सकते, कहते हैं उग्रवादी। तो इस चरण को उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं। 1905 से लेकर 1907 तक जब सूरत अधिवेशन होगा 1907 में, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो एक तो उदारवादी था, एक ये उग्रवादी था। तो 1907 में क्या होगा कि जो
पूरी कांग्रेस थी ना वो दो भागों में बढ़ जाएगी, एक तो उदारवादी चरण, एक उग्रवादी चरण। कांग्रेस दो भागों में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण। और फिर कभी क्रांतिकारियों की और कभी भी जो उदारवादी लोग होंगे उनकी कभी नहीं मिलने वाले, और लास्ट तक कभी नहीं मिलने की। 1925-31 तक क्रांतिकारी भी दिखा देंगे आपको, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं आप इसे क्रांतिकारी दौर भी कह सकते हैं, क्रांतिकारी दौर, ये क्रांतिकारी दौर दिखाई देगा आपको। उग्रवादी बोल लो ना, उग्रवादी चरण, है ना। तो इसका एक ही लक्ष्य था, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन दिखाई देगा 1905 से लेकर 1907 के समय। पढ़ाऊंगा मैं, सब पढ़ाऊंगा, घबराना मत बिल्कुल भी। उग्रवादी चरण बोलते हैं। जैसे 1907 आएगा तो लक्ष्य भी मैंने बताया, ये लक्ष्य होंगे ना, प्रत्येक आंदोलन जो होगा समय समय पर आंदोलन होगा, और समय समय पर जैसे आंदोलन होगा ना तो उसके लक्ष्य भी बदलेंगे। सबका अल्टीमेट गोल अलग होगा, लेकिन सबका एक ही अल्टीमेट गोल होगा। और अलग अलग जो आंदोलन हुआ, समय समय पर अलग अलग आंदोलन हुआ, उसकी अलग अलग मांगे थी। देखो अभी आपने देखा ओपनिंग सत्ता में भागीदारी, अभी देखा आपने क्या स्वराज, है ना। उसके बाद क्रांतिकारी 1907 से लेकर 1915 तक एग्रेसिव दिखाई देंगे आपको। 1907 से लेकर 1915 तक क्रांतिकारी का उत्थान दिखाई देगा। याद रखना, जब भी राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ता दिखाई देगा ना, तो उसके अंदर जो बीच में जब भी जैसे 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई, इधर और इधर, उग्रवादी और उदारवादी। तो जैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर शून्यता की स्थिति आ गई, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर शून्यता की स्थिति आएगी, तो याद रखना, तो उसी समय आपको जो एग्रेसिव दिखाई देंगे, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करेंगे, तो याद रखिएगा वे कौन होंगे? क्रांतिकारी होंगे। तो आप क्रांतिकारियों को आतंकवादी मत बताइए, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहिए, वरना आपको खा जाएगा, समझिए। तो क्रांतिकारियों का जो क्रांतिकारी होते हैं, कुछ लोग लिखते हैं फेसबुक पर, मैंने देखा है क्रांतिकारियों को लिखते हैं कि आतंकवादी थे। जी नहीं, ये आतंकवादी नहीं थे। पहले आप इन्हें पढ़िए, जैसे आप मेरे साथ पूरा इतिहास पढ़ लेंगे तो आपकी समझ बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ, इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ाऊँगा। मैंने कहा मैं इस प्लेटफॉर्म पर जब तक पढ़ाऊँगा जब तक पीसीएस का को केंद्र में रखकर, लेवल थोड़ा हाई होगा, पीसीएस को केंद्र में रखकर उसका लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कराऊँगा। और जानते हैं, आइए 1907 से लेकर 1915 तक का समय, 1907 से लेकर 1915 तक का जो समय दिखाई देगा, तो उसमें क्या होगा? क्रांतिकारी एग्रेसिव हो जाएंगे। इसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बोलते हैं। आप इसे क्रांतिकारी ना बोलो, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बोल लो। राष्ट्रवाद समझते हैं, नेशनलिज्म जिसे बोलते हैं, ये राष्ट्रवाद था। इन क्रांतिकारियों की जो क्रांतिकारी आपको दिखाई देंगे इस समय, उन क्रांतिकारियों के अंदर एक ही भावना थी, वो आप जान गए होंगे कौन सी भावना थी। एक ही भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना। उनका एक ही मकसद था, अंग्रेजों के यहाँ से साफ साफ भगाना। याद रखना, अगर किसी ने सबसे पहले अंग्रेजों से मुक्ति का सपना देखा ना सबसे पहले, तो क्रांतिकारियों ने देखा। कभी किन्होंने देखा? क्रांतिकारियों ने देखा। अच्छा, स्वराज का एक और नाम, ये स्वराज है ना, स्वराज अपना स्वयं का शासन। इस राष्ट्रीय आंदोलन की, यहाँ तो राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ तो नहीं स्टार्ट हुआ, अगर मोटे मोटे तरीके से मांगा आप ऐसे कह सकते हैं, जो स्वराज लक्ष्य था ना 1905 से लेकर 1907 तक, उस राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम उत्तल तरंग बोल सकते हैं, उत्ताल तरंग बोल सकते हैं। तो उत्ताल तरंग, कौन सी तरंग? उत्ताल तरंग राष्ट्रीय आंदोलन की। ये राष्ट्रीय आंदोलन तो चल रहा सारा का सारा है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की पहली उत्ताल तरंग थी, है ना। देखो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, वो लोग भी बढ़ते दिखाई देंगे आपको। और ये एक मैथमेटिक्स अप्रोच है। मैं मैथमेटिशियन हूँ, है ना। जैसे मैं मैथमेटिशियन हूँ तो धीरे धीरे तो अपना मैथमेटिक्स यूज करता हूँ ब्लॉक बनाने में और ग्राफ बनाने में। स्वराज आपको लक्ष्य दिखाई देगा, है ना। उसके बाद ओपनिंग से तो बच्चों, हाँ, स्वराज आप इसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की ना प्रथम उत्ताल तरंग थी। उसके बाद क्रांतिकारियों का एक ही अल्टीमेट गोल था, क्या था? औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति। अगर कोई था कि जो चाहते थे कि चाहे मार को हो या काट को हो, किसी भी तरह हो, है नहीं, बस औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति चाहिए तो चाहिए। इनका एक ही मकसद था, किसका? क्रांतिकारियों का। ये कब से कब तक एक्टिव रहेंगे? 1907 से लेकर 1915 तक। अरे वैसे 1914 तक, लेकिन मैंने बताया ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। आप देखोगे ना, अब जब पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको दिखाई देगा, इसका क्रमवार दिखाई देगा, पढ़ने का जो अप्रोच होगा क्रमवार दिखाई देगा, है ना। वो जो बहुत जरूरी होगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं 1885 में पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना। आइए पहले जानते हैं इसे। औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का चरण दिखाई देगा, जो क्रांतिकारी आंदोलन होगा, क्रांतिकारियों का जो आंदोलन होगा। और हाँ, क्रांतिकारियों का जो आंदोलन था ना, वो ना याद रखिए, क्रांतिकारियों का आंदोलन अभी भी क्रांतिकारी पूरी दुनिया में फैले हुए थे, पूरी दुनिया में। जी हाँ,
इंग्लैंड, लंदन, फ्रांस, ब्रिटेन, इधर सब पूरी जगह क्रांतिकारियों का दबदबा था। लेकिन आपसे सीधा पर्सन पूछ सकता है कि 1907 से लेकर 1915 तक का जो चरण था, उस समय 1907 से लेकर 1915 तक का जो समय था, उस समय जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था या क्रांतिकारी आंदोलन था, क्या वो अखिल भारतीय था? तो जी नहीं। जब तक महात्मा गांधी नहीं आएंगे तब तक कोई भी आंदोलन अखिल भारतीय नहीं होगा, तब तक कोई भी आंदोलन अखिल भारतीय नहीं होगा। आप गांठ बांध लीजिए, समझे? और ये आए महात्मा गांधी जी, 1915 का समय महात्मा गांधी जी आए। ये रहे महात्मा गांधी जी 1915 में। वैसे महात्मा गांधी पहले जब आए थे ना 1901 में आए थे, अब महात्मा गांधी जी दिखाई देंगे 1915 से, इसलिए मैंने यहाँ 1917 लिखना चाहिए था, यानी 1917 तक क्रांतिकारी दिखाई देंगे, लेकिन मैंने यहाँ 1915 लिखा हुआ क्योंकि मेरा खुद का अप्रोच है ना, एक पर्सनैलिटी को छोड़ नहीं सकता मैं। तो उसके बाद आगे का जो इतिहास है ना वो सब अलग दिखाई देगा। सारे ब्लॉक देखो, ब्लॉक किस तरह धीरे धीरे बढ़ते चले गए। अब देखो, अब महात्मा गांधी का महत्व अब दिखाई देगा आपको। जो महात्मा गांधी के ना, जो महात्मा गांधी की बुराई करते हैं, इसलिए कहता हूँ व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी तक इन सब में बच कर हो, है ना, इनसे बच कर हो। और जो सोशल मीडिया आज का जो आप टीवी देखते हो घर में बैठ के, इनसे बच कर हो। महात्मा गांधी की काफ़ी आलोचना करते हैं, है ना, तो बचना चाहिए इनसे, है नहीं। मुझे लगा उन्हें ये इतिहास ये क्लास पढ़नी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि महात्मा गांधी कौन थे। 1915 से लेकर 1947 तक का देखो पूरा समय, पूरा फेज पूरा का पूरा गांधीवादी चरण के नाम से जाता है। इस 1915 से लेकर 1947 तक का जो चरण था ना, पूरा चरण, पूरा का पूरा जो पार्ट दिखाई देगा, पूरा का पूरा, जब तक देश आज़ाद नहीं होता तो पूरा चरण जो दिखाई देगा, तो याद रखना वो पूरा गांधीयन विचारधारा के नाम से जाना जाता, गांधीयन विचारधारा के नाम से जाना जाता है ना, ये गांधीयन फेज है पूरा का पूरा। अब एक बात बताओ, कोई भी पर्सनैलिटी हो तो याद रखना, चाहे पंडित नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, कोई भी हो, जब तक कोई भी, देखो महात्मा गांधी कितने भी, जहाँ आलोचना करने की होगी तो आलोचना करना, मैं भी करूँगा आलोचना, है ना। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना, अगर 1915 से लेकर 1947 का किसी का जो फेज है पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति के नाम से जाना जा रहा, तो याद रखना वो इंसान हल्का तो हो नहीं सकता, वो इंसान हल्का तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ पहले आपको गांधी को पढ़ना चाहिए, फिर गांधी के बारे में कमेंट करना चाहिए, समझिए। इसलिए कहता हूँ गांधी के बारे में पहले पढ़ना चाहिए, फिर कमेंट करना चाहिए। तो इतना बड़ा जो फेज था वो पूरी तरह, गांधी है ना, गांधी पूरी दुनिया 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे बनाती है, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाती है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया, समझे। यूएनओ ने 2 अक्टूबर को वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे घोषित किया हुआ, समझिए। अब बताओ, यानी गांधीयन विचारधारा पूरी वर्ल्ड में फेमस है, ओनली भारत में नहीं। इसलिए कहता हूँ गांधी को पढ़ना चाहिए। गांधी क्या कहते थे, उनका क्या सपना था, आइए जानते हैं, आइए जानते हैं। 1915 में हम क्या पढ़ने वाले, ये पढ़ने वाले 1915 से लेकर 1919 तक, 1915 से लेकर 1919 तक जो हम पढ़ने वाले, यहाँ जो चरण दिखाई देगा उस चरण को हम होम रूल बोलते हैं। एनी बेसिन आने वाली वो होम रूल चला गई। होम रूल यानी देश के अंदर आकर अपना रूल चलाना, अपना शासन करना, उसे बोलते हैं होम रूल। होम रूल आंदोलन ये आगे, उसमें गांधी जी का आगमन होगा, फिर होम रूल चलेगा। उसके बाद श्रमिक चेतना की शुरुआत होगी, जो चंपारण आंदोलन होगा वही होने वाला। 1919 की घटना, रोलक टैक्ट जैसी घटना होने वाली है धीरे धीरे, वो सब यहीं पढ़ेंगे। तो बताया ना कि हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, किस तरह हम चलने वाले, ताकि आप फिसलो ना। तो इसका लेकिन एक ही लक्ष्य होगा, जो गांधी जी था ना, उसका एक ही लक्ष्य होगा, स्वशासन, स्वशासन, इनका एक ही मकसद था, है ना। जो आप ऐसे 1915 से लेकर 1919 तक का जो फेज दिखाई देगा, उसका एक ही लक्ष्य होगा, स्वशासन। मैंने बताया जब राष्ट्रीय आंदोलन था ना, समय समय पर इसके लक्ष्य लगातार बदलते रहे, और जैसे लक्ष्य बदलते रहे, जैसे इसमें जनता की भागीदारिता बढ़ती जाएगी, तो जो आंदोलन होगा वो इतना ही एग्रेसिव होता चला जाएगा, है ना। स्वराज, स्वशासन हुआ, गांधी आगमन हुआ, होम रूल हुआ, श्रमिक चेतना की शुरुआत हुई। चलिए ये क्या था, तो ये पढ़ने वाले हम आप मेरे साथ, ये होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं सर। उसके बाद क्या होगा, 1919 से लेकर 1922 तक का जो चरण होगा, 1919 से लेकर 1922 तक का जो चरण होगा, उस चरण को, अच्छा स्वराज और स्वशासन में क्या अंतर है, इसको सही डेफिनेशन आज तक नहीं आई। स्वशासन और स्वराज दोनों का एक ही अल्टीमेट गोल है। स्वशासन आप ऐसे कह सकते हैं रीजनल एरिया पर, ग्राम पंचायतों पर ध्यान देना,
गाँव के लोगों पर ध्यान देना, गाँव के लोगों को कुशल बनाना। इसलिए महात्मा गांधी ज़्यादातर गाँव में रहा करते थे। उनका एक ही मकसद था क्या, कि गाँव के लोगों को आप कुशल बनाओ, क्योंकि आज भी भारत की आत्मा और संस्कृति प्रकृति आज भी कहीं ना कहीं गाँव के अंदर बसती है, शहर के अंदर कुछ नहीं है, समझे, शहर के अंदर कुछ नहीं है, याद रखना। आज भी भारत की आत्मा हमेशा गांव में बसती है। महात्मा गांधी का यही सपना था कि अगर आप गांव पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, गांव के अंदर स्वच्छ शासन ले आए, तो याद रखना आप कभी भी इसे जा नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने जब अपना आंदोलन स्टार्ट किया 1915 में, है ना, 19 चंपारण आंदोलन ने स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा, क्या, सब शासन उन्होंने लक्ष्य रखा, समझे। इसलिए कहता हूँ ये ब्लॉग बहुत महत्वपूर्ण था बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं ना, आप मेरे साथ पढ़ते जाओगे धीरे धीरे, तो ब्लॉग देखते जाना कि ब्लॉग में कहाँ तक पहुँच गए, है ना। स्वराज 1919 से लेकर 1922 तक का जो समय होगा, उसके अंदर उसका लक्ष्य होगा स्वराज, समझे। वो अखिल भारतीय स्तर की बात कर रहे हैं, यानी अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, एक प्रकार अपना खुद का शासन दे दो, है नहीं, पूछ सकते अपना शासन दे दो। यहाँ चलने वाला असहयोग आंदोलन, मेरे साथ पढ़ोगे आप, क्षेत्रीय आंदोलन पढ़ोगे, कुछ छोटे छोटे आंदोलन होंगे, उन्हें बोलते हैं क्षेत्रीय आंदोलन। 1919 से लेकर 1922 तक का जो समय होगा, इस समय तो महात्मा गांधी को जेल में भेज दिया जाएगा, है ना। देखोगे आप इस तरह रोलक एक्ट, है ना, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय घटना होने वाली है, आपने सुना भी होगा, इसी समय पढ़ोगे आप मेरे साथ, सब पढ़ाऊंगा, घबराना मत बिल्कुल भी, है ना। उसके बाद 1922 से लेकर 1929 तक का जो समय होगा, अच्छा, इसे नाम 1919 से लेकर 1922 तक का जो समय होगा ना, उसे जानते हैं असहयोग आंदोलन के नाम से, असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्या होगा, 1922 से लेकर 1929 का जो समय, ये किसी ने डिवाइड नहीं किया, ये खुद मैंने डिवाइड किया हुआ, ताकि आपको समझा सकूँ, ये मेरा पढ़ाने का अप्रोच होगा। और इस तरह पीटी के बहुत सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना, देखना कितने क्वेश्चन होंगे। स्वराज हुआ 1922 से लेकर 1929 का जो समय था, इसमें डोमिनियन स्टेट, ये डोमिनियन स्टेट क्या हो कि भारतीयों को एक अलग क्षेत्र दे देना और अंग्रेजों को एक अलग क्षेत्र देना, इस तरह लक्ष्य रखा। जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो लक्ष्य था ना, वो 1922 से लेकर 1929 तक का जो समय होगा, इसी समय नेहरू रिपोर्ट भी आ गई, है ना, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी रखे हुए थे शायद उठाकर। 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आ गई, आप पढ़ोगे मेरे साथ धीरे धीरे कि इसका एक लक्ष्य होगा 1922 से लेकर 1929 तक का जो आंदोलन था ना, ये जिस नाम से जाना जाता है ना, उसे बोलते हैं 1922 से लेकर स्वराज्य आंदोलन, स्वराज्य आंदोलन। और इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले स्वराज्य आंदोलन, साइमन कमीशन पढ़ने वाले, नेहरू रिपोर्ट भी पढ़ने वाले, जो मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ पढ़ने वाले कि साइमन कमीशन क्या था, नेहरू रिपोर्ट क्या थी और स्वराज्य आंदोलन क्या था। उसके बाद आगे के जो चरण होंगे 1929 से लेकर 1947 तक, तीनों का एक ही लक्ष्य होगा, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता। बस हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक काम करो, आप यहाँ से भाग जाओ, तुम तो बस भागो यार, तुम लोग यहाँ से, तुम बहुत बेकार हो, तुम भागो यहाँ से, हमारा एक ही लक्ष्य है। अब जितने भी आंदोलन होंगे ना, सबका एक ही लक्ष्य होगा। जैसे भगत सिंह को फांसी जाएगी 1931 में, तो याद रखना इसके बाद जितने भी आंदोलन होंगे ना, सारे के सारे बहुत एग्रेसिव होने वाले। एग्रेसिव समझते हो, बहुत आक्रामक होने वाले, आक्रामक। डोमिनियन स्टेट तो यहाँ तक हुआ, आइए जानते हैं। तो जो हमारा 1929 से लेकर 1935 तक का समय था, इसे हम जिस नाम से जानते हैं, सवनीय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। सवनीय अवज्ञा आंदोलन मतलब एक ही था, सवनीय अवज्ञा, सब बताऊंगा, घबराना मत। पूर्ण स्वतंत्रता 1935 से लेकर 1935 में जैसे ही चुनाव होंगे, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से आगा, हम सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। 1935 से लेकर 1939 तक जो समय होगा, तो इसमें क्या होगा, इस यहाँ आपको दिखाई देगी प्रांतीय सरकारें, यानी जो अलग अलग प्रांत हुआ करते थे ना, जैसे संयुक्त प्रांत हुआ। आप जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ ना, इस क्षेत्र को पहले इस जो उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, इस क्षेत्र को हम पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे, यूपी नहीं बोलते थे, इसे बोलते संयुक्त प्रांत। यहाँ जो संयुक्त प्रांत की सरकार अलग, मध्य प्रांत की सरकार अलग, उड़ीसा की अलग, ये प्रांत हुआ करते थे पहले, इनकी सरकारें अलग हुआ करती थी। तो जो प्रांतीय सरकारों का गठन होगा, मैंने बताया ना 1935 में चुनाव होगा, जैसे चुनाव होगा तो कांग्रेस की बहुत अच्छी जीत होगी। 1935 का जो चुनाव होगा ना, है ना, 1937 में चुनाव होगा। वैसे 1935 का तो भारत शासन अधिनियम आएगा, तो 1937 में जो चुनाव होगा, कांग्रेस जो होगी ना, कांग्रेस एक ही पार्टी थी, उसमें उसकी बहुत अच्छी जीत होगी, अधिक मात्रा में ना उसे वोट प्राप्त होंगे, देखोगे आप अलग अलग क्षेत्र के अंदर, समझे। और यहाँ आपको जो 1929 के बाद हालत ख़राब दिखाई देगी। जो मुस्लिम वर्ग होगा ना, वो निर्वाचन पद्धति की मांग कर रहा है, मुस्लिम वर्ग होगा। और जो दलित वर्ग होगा, दलित वर्ग के जो अभिनेता होंगे, क्या बोलते हैं ना, हाँ, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होंगे, यह यहाँ से प्रॉब्लम खड़ी करने वाले महात्मा गांधी के लिए, इस राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जहाँ आलोचना होगी मैं करूँगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और जो हमारा मुस्लिम वर्ग था, मुस्लिम कम्युनिटी थी, ये प्रॉब्लम खड़ी करने वाले। उनका एक ही मकसद था कि हमें एक अलग स्टेट दे दिया जाए, एक अलग देश दे दिया जाए, दलितों का एक अलग देश हो। और जो हमारे ये थे,
कि जो हमारे ये थे मुस्लिम वर्ग, उनका एक अलग देश हो, उनकी मांगे थी। लेकिन जो महात्मा गांधी थे, मीन्स में उनसे ना इन बात, महात्मा गांधी का एक ही काम था कि सभी को एक सूत्र में बांध कर रखना, एक देश के अंदर दो देश न बनाना। इसलिए वे भूख हड़ताल में बैठे थे। तो बाद में जाकर देखोगे आप, पूना पैक्ट भी होगा, पूना समझौता होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, और धीरे धीरे और उसके महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट होगा, उसके तहत बात को सुलझा दिया जाएगा, है ना। लेकिन कभी भी कुछ भी हो, एक दूसरे, ये लोग कैसे भी थे लेकिन एक दूसरे की हमेशा इज्जत बहुत करते थे, है ना, एक दूसरे की हमेशा इज्जत बहुत करते थे। प्रांतीय सरकारों का गठन होगा। आइए उसके बाद सबसे जो मेन पार्ट पढ़ने वाले हैं हम, है ना, लास्ट का 1939 से लेकर 1947 का जो समय पढ़ने वाले हैं आप मेरे साथ, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, इसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आप क्रिप्स मिशन पढ़ोगे, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन पढ़ोगे आप मेरे साथ, और आप ये जानोगे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हुई, है ना। आप मेरे साथ ये जानोगे कैसे हम आज़ाद हुए, कैसे स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, क्या था, क्या बला थी, ये जानने की कोशिश करेंगे आप मेरे साथ। ये हमारा ब्लॉक था, इस ब्लॉक को जानते हैं हम, ये हमारा मैथ है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। इसे मिटाने के पश्चात अब कल आप मेरे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कह सकते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले, कैसे कैसे उसकी स्थापना हुई और किस तरह उस पर आरोप लगते रहे, है ना। ये अंग्रेजों की पार्टी है ना, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कल स्टडी करने वाले आप बहुत अच्छे तरीके से एक स्टोरी के रूप में बताऊंगा आपको, सब याद भी हो जाएगा। पर्सन तो आप कभी भी छोड़ पाने के, है ना, मैं इतनी चर्चा ही कर दूंगा, शायद ही आपका कोई पर्सन बचेगा। इस ब्लॉक को आज 2 से 3 बार स्टडी करना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बताइए मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और क्या पढ़ाना चाहिए, क्या स्टार्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने तरीके से बताइए, है ना, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए मुझे, और क्यों, क्योंकि मैं भी हिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ, समझे। तो आप बताइए इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।